अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 4 का टॉपिक ऑस्मोसिस। दो टाइप के जो है वो ट्रांसफ़र हमने देखे थे, मूवमेंट्स, डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। उसमें हमने यही देखा था डिफ्यूजन के अंदर के मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन जो मूवमेंट होती है उसको हम कहते हैं। अब यहाँ पे ऑस्मोसिस के अंदर क्या आ जाता है कि इसमें जो है वो वाटर की मूवमेंट होती है बेसिकली अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। आपने ये बात देखी थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब हमने पढ़ा था कि वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, यानी कि कुछ पार्टिकल्स इसमें से मूव कर सकते हैं और कुछ पार्टिकल्स को वो मूव नहीं करने देता, कुछ पास कर जाते हैं और कुछ पास नहीं कर सकते। तो ये ऑस्मोसिस भी क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम अ डाइल्यूट सोल्यूशन टू अ कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। आपको पता है कि सोल्यूशन जो है हमारे पास दो चीज़ों से बनता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट। इसमें सोल्यूट की कंसनट्रेशन हम कम डालते हैं और सॉल्वेंट की ज़्यादा। वाटर को बेसिकली सॉल्वेंट लिया जाता है और सोल्यूट में हम किसी भी किस्म का सॉल्ट ले सकते हैं, कोई भी केमिकल डाल लेते हैं। अब यहाँ पे देखें तो लेसर सोल्यूट कंसनट्रेशन मीन कि जिसमें वाटर ज़्यादा है और सोल्यूट कम है तो वो डाइल्यूट सोल्यूशन होगा। उसको जब हम किसी कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में वाटर मॉलिक्यूल सारे मूव कर जाते हैं एक डाइल्यूट से कंसनट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ, तो फिनोमेना को हम कहते हैं ऑस्मोसिस, जिसमें तीन टाइप के ऑस्मोसिस हमारे पास आ जाते हैं। इसमें टोनिसिटी बेसिकली जो है वो कि सोल्यूशन है किस टाइप का, ठीक है। इसमें तीन टाइप के सोल्यूशन आ जाते हैं। पहला आ जाता है आपके पास हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक सोल्यूशन है रिलेटिवली मोर सोल्यूट, मीन्स जो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है जिसके अंदर सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा होती है वो हमारे पास कहलाता है हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक सोल्यूशन है रिलेटिवली लेस सोल्यूट, जो डाइल्यूट सोल्यूशन है आपके पास जिसमें सोल्यूट की अमाउंट कम है और सॉल्वेंट की अमाउंट ज़्यादा है, उसे कहते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन। और थर्ड आ जाता है आइसो मीन सेम, कि सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की कंसंट्रेशन सेम होती है हमारे पास, तो बन जाता है आइसोटोनिक। ये आपको डायग्राम नज़र आ रही है। ऑस्मोसिस में आप देख लें कि कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है और एक है डाइल्यूट। तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं बेसिकली वो डाइल्यूट से मूव कर रहे हैं कंसंट्रेटेड की तरफ, आपको एरो नज़र आ रहा है। और ऑस्मोसिस के बाद आप ये डायग्राम देख सकते हैं कि ये जो ब्लू डॉट्स हैं ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स, और ये ज़्यादातर मूव कर चुके हैं कंसंट्रेटेड सोल्यूशन के बीच में। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है हमारे पास कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम डाइल्यूट सोल्यूशन टू अ कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, लेस सोल्यूट जो है कंसंट्रेशन टू हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन, मूवमेंट जो होती है उसे हम ऑस्मोसिस का नाम देते हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स। इसके अंदर हम देखेंगे कि वाटर बेसिकली पानी के जैसे कैसे हम जो वाटर कंसंट्रेशन है उसको बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि ऑस्मोसिस की डेफिनेशन यही आपने देखी है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ सोल्यूट लेस सोल्यूट कंसंट्रेशन टू द सोल्यूशन ऑफ हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन। तो अब हम वाटर बैलेंस प्रॉब्लम को तीनों सेंस में देख सकते हैं। तीन टाइप के सोल्यूशन, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। तो सबसे पहली बात क्या है कि जब हम एक एनिमल सेल लें, एनिमल सेल के बाहर सेल वॉल नहीं होती, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। रेड ब्लड सेल्स की हम बात करें, इसको जब हम आइसोटोनिक सोल्यूशन के अंदर रखते हैं द सेल वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, तो सेल के वॉल्यूम को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज द रेट एट विच वाटर इज़ इंटरिंग सेल, कि जिस रेट के साथ वाटर जो है वो इंटर हो होता है सेल के साथ अंदर, उसी रेट के साथ वाटर बाहर भी निकल रहा होता है। तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि अब वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है पानी ज़्यादा हो गया या वॉल्यूम कम हो रहा है कि पानी कम हो गया। आइसोटोनिक में सोल्यूट और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन हमेशा सेम रहती है। सेकंड आ जाता है हाइपोटोनिक। इसमें क्या होता है कि सेल रप्चर हो जाता है। हाइपोटोनिक सोल्यूशन बेसिकली होता है लेस सोल्यूट, जिसके अंदर क्या होता है कि वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है। तो जब कभी हम ये बीकर के अंदर ये सोल्यूशन लेके उसके अंदर हम रेड ब्लड सेल को रख देंगे तो क्या होगा कि वाटर बाहर से अंदर की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा कि जब सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो सेल बर्स्ट कर जाएगा, क्योंकि उसके बाहर सेल वॉल नहीं है, जस्ट एक सेल मेम्ब्रेन होती है। तो क्या होगा कि वो बर्स्ट कर जाएगा, वो रप्चर हो जाएगा, टूट फूट का शिकार हो जाएगा। इसी तरह अगर हम एनिमल सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर रखते हैं, हाइपरटोनिक में क्या होता है कि सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और वाटर कम होता है। जब वाटर कम होता है तो उसको बैलेंस करने के लिए कि वाटर को हमने बैलेंस करना है, बाहर पानी कम है, सेल के अंदर ज़्यादा है, तो वाटर अंदर से बाहर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। इस केस में क्या होता है कि सेल के अंदर पानी कम हो जाता है और सेल
जो है वो श्रिंक कर जाता है। श्रिंक मीन सिकुड़ जाता है सेल साइज़ में। तो इस तरह क्या होता है कि हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट्स होते हैं फ्रेश वाटर एनिमल, जिसमें जो है वो नमकियात कम होती हैं, पानी ज़्यादा होता है, एंड हैव वेव्स टू प्रिवेंट एक्सेसिव एंट्री ऑफ वाटर। तो वो क्या करते हैं कि वो ऐसी वेव्स को इस्तेमाल करते हैं कि उनके सेल के अंदर पानी इंटर ना हो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आपने ये देखा है कि जब हाइपोटोनिक सोल्यूशन में हम रखते हैं सेल को तो सेल रैप्चर हो जाता है, क्योंकि वो फट जाता है, उसके अंदर पानी इतना ज़्यादा इंटर हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो है ऐसी वेव को इस्तेमाल करते हैं कि उनके सेल रैप्चर ना हो। दूसरा, हाइपरटोनिक में देखें तो ये जो समुंदर होता है इसका पानी खारा होता है, मीन नमकियात इतनी ज़्यादा होती हैं, सोल्यूट कंसनट्रेशन इतनी ज़्यादा होती है, तो फिर क्या होता है कि दे मस्ट हैव वेव, कि उनके पास ऐसे वेव होने चाहिए कि वो अपनी बॉडी से कम पानी उनकी बॉडी से लॉस हो, क्योंकि अगर पानी निकल जाएगा तो फिर जस्ट जो है उनके अंदर सॉल्ट्स रह जाएंगी और सेल श्रिंक कर जाएगा, सेल सारे का सारा सिकुड़ जाएगा। तो ये 3 वेव्स हमने देखी। आइसोटोनिक में सेल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हाइपोटोनिक में सेल बर्स्ट कर जाता है क्योंकि जो है वो वाटर इंटर हो जाता है सेल के अंदर, सोल्यूट कंसनट्रेशन कम होती है, वाटर कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, तो वाटर बाहर से अंदर की तरफ मूव कर जाता है। और थर्ड में हाइपरटोनिक में सोल्यूट कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, वाटर कंसनट्रेशन कम होती है, तो सेल से जो है वो पानी बाहर की तरफ मूव कर जाता है, और इस केस में क्या होता है कि सेल श्रिंक कर जाता है। अब हमारे पास आ जाती है ये डायग्राम। इस डायग्राम में हम आइसोटोनिक सोल्यूशन को भी देख सकते हैं, हाइपोटोनिक को भी और हाइपरटोनिक को भी। पहला जो आपको हाइपोटोनिक सोल्यूशन नज़र आ रहा है, इसमें क्या होता है कि सोल्यूट कंसनट्रेशन कम होती है, पानी ज़्यादा होता है बाहर की तरफ, तो वो सारा पानी सेल के अंदर मूव कर जाता है, जिससे सेल की वॉल जो है वो फूल जाती है, एक गुब्बारे की तरह वो रैप्चर टूट का शिकार हो जाती है। जैसे आपको ये रैप्चर्ड सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन नज़र आ रही है, क्योंकि इसके पास सेल वॉल मौजूद नहीं होती एनिमल सेल में। सेकंड में आप देखें तो आइसोटोनिक सोल्यूशन में जितना पानी इंटर होता है उतना ही पानी निकल जाता है, तो सेल को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। और थर्ड, हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर क्या होता है कि बाहर की तरफ सोल्यूट कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है और सॉल्वेंट जो है वो कम होता है, तो क्या होता है कि पानी सारे का सारा सेल से बाहर मूव कर जाता है, और सेल इस केस में क्या हो जाता है, श्रिंक्ड, सिकुड़ जाता है, सेल अपने साइज से कम हो जाता है, जैसे आपको इस डायग्राम के अंदर नज़र आ रहा है। तो ये 3 कंडीशन हमने देखी थी, आइसोटोनिक में कांस्टेंट, हाइपोटोनिक में रैप्चर्ड, और हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर सेल श्रिंक कर जाता है। ये तीनों लाइन MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। तो ये वाटर बैलेंस प्रॉब्लम हमने देखी थी एनिमल सेल में। इसके बाद हम मूव करते हैं, अब प्लांट सेल की बात करें तो इसमें आपको ये वर्ड नज़र आ रहे हैं, प्लाज्मोलाइट, फ्लैसिड एंड टर्जिड। इसमें कुछ टाइप्स पहले हम रीडिंग में देखते हैं थ्योरी के लिहाज से, उसके बाद हम डायग्रामेटिकली इसको चेक कर लेंगे कि हमारे पास किस तरीके से काम कर सकते हैं सेल। इसके बाद जो है वो हम देखते हैं कि प्लांट सेल के अंदर थ्योरी के लिहाज से डायग्राम अभी हमने देखी, उसको दोबारा हम डिटेल में देखेंगे। थ्योरी के लिहाज से हम देख लेते हैं कि अगर हम प्लांट सेल को किसी भी आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर रखें तो उसके साथ क्या होगा। स्टार्ट में हमने एक बात डिस्कस की थी कि एनिमल सेल के बाहर सेल वॉल नहीं होती, तो उसकी जो है वो रैप्चर होना, श्रिंक कर जाना, नॉर्मल रहना, ये कंडीशंस होती हैं। लेकिन अगर प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल के पास एक डेड सेल वॉल मौजूद होती है, यानी कि वो सेल वॉल जिसके रप्चर होने का या इस चीज़ का ख़तरा नहीं होता। और ये चीज़ हमने वेरी फर्स्ट लेक्चर्स में जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल देख रहे थे तो मैंने आपको बताई थी कि प्लांट में टर्गर प्रेशर होता है, इसकी वजह से क्या होता है कि प्लांट की सेल वॉल डेड होती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं प्लांट सेल से रिलेटेड कि वाटर बैलेंस प्रॉब्लम आर समवट डिफरेंट फ्रॉम फॉर प्लांट सेल बिकॉज ऑफ देयर रिजिड सेल वॉल, यानी कि सख्त किस्म की सेल वॉल्स होती हैं उनकी। Most plants cell live in hypotonic environment. There is low concentration of solute and extracellular fluid than in cell. कुछ जो है मेजॉरिटी जो सेल हैं वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर रहते हैं, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव इजीली कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे फ्लूइड की कंसनट्रेशन कम होती है और प्लांट्स को वैसे भी पानी ज़्यादा चाहिए होता है। ठीक है, इस केस में क्या होता है कि वाटर जो है वो मूव कर जाता है सेल के अंदर और फिर वैक्यूल में। ये चीज़ हमने देखी थी कि एनिमल सेल के अंदर बहुत छोटे छोटे से वैक्यूल्स मौजूद होते हैं बहुत सारे, और प्लांट सेल, मेच्योर प्लांट सेल की बात करें तो उसके सेंटर में एक लार्ज वैक्यूल मौजूद होता है। जब सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स मिल जाते हैं जो फूड को स्टोर करता है, वाटर को स्टोर करता है और एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल को भी स्टोर करता है, तो हमारे पास देखें तो इसमें क्या होता है कि वाटर पहले सेल वॉल से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वैक्यूल के अंदर इंटर हो जाता है पानी, और वैक्यूल का साइज जब इंक्रीज होना शुरू हो जाता है तो जो साइटोप्लाज्म है वैक्यूल के बाहर की तरफ वो जो है वो सेल वॉल की तरफ जो है वो खिंची चली जाती है, मतलब कि वो फूलना शुरू हो जाती है और वो सेल वॉल की तरफ
फूलती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि वो थोड़ी सी जो साइटोप्लाज्म है उसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर जाता है। लेकिन सेल वॉल डेड है और इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो प्लांट सेल वॉल जो है वो रप्चर नहीं होती, लेकिन वो बट इंस्टेड बिकम रिजिड, लेकिन वो सख्त हो जाती है कि वो उसकी दीवारें बिल्कुल ऐसे ना सख्त हो जाती हैं बहुत ज़्यादा वाटर की वजह से, क्योंकि साइटोप्लाज्म बेसिकली फूल रहा है। सेल वॉल को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि सेल वॉल ऑटोमेटिकली पहले से ही वो डेड होती है। ठीक है, तो उसका साइटोप्लाज्म जब वैक्यूल में प्रेशर पड़ता है, वैक्यूल का साइज़ इंक्रीज होगा तो सेल साइटोप्लाज्म के अंदर वैक्यूल मौजूद है तो साइटोप्लाज्म का सेल साइज़ भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है और सेल वॉल के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, अब क्या है इस कंडीशन को द आउटवर्ड प्रेशर ऑन सेल वॉल, जब सेल वॉल के ऊपर प्रेशर पड़ता है बाहर की तरफ, कि सेल को बाहर की तरफ जो प्रेशर धकेल रहा होता है, अंदरूनी जो पानी है सेल के वैक्यूल के अंदर जो पानी मौजूद है, जब वो सेल को बाहर की तरफ धकेलता है तो उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, टर्गर प्रेशर, और इस फिनोमेना को हम टर्गर कहते हैं। ठीक है, एक ऐसा प्रेशर जो पानी अंदरूनी पानी का एक प्रेशर जो सेल को बाहर की तरफ धकेलता है उसको हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। जब आइसोटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर रखेंगे तो सेल को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, सेल जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन के अंदर ही मौजूद रहता है। सेल पे किसी भी किस्म का, क्योंकि जितना पानी वैक्यूल के अंदर जाता है उतना ही पानी बाहर भी निकल जाता है वैक्यूल में। लेकिन हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर क्या होता है, प्लांट सेल लूजिस वाटर, के प्लांट सेल में से भी पानी निकल जाता है और साइटोप्लाज्म जो है वो श्रिंक कर जाता है। तो साइटोप्लाज्म की श्रिंकिंग को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। एनिमल सेल के अंदर जो था वो उसकी जो है वो सेल मेम्ब्रेन बेसिकली जो थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसकी वो श्रिंक कर गई थी। ठीक है, तो वो जस्ट एक श्रिंकेज का वर्ड हमने वहाँ पे इस्तेमाल किया। लेकिन प्लांट सेल के अंदर क्या होता है कि प्लांट सेल में सेल वॉल, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन साइटोप्लाज्म और फिर वैक्यूल, जिसमें बेसिकली वैक्यूल से पानी निकलता है साइटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म से फिर पानी निकल जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर। तो अब जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वाटर बाहर निकल जाता है तो इस केस में क्या होता है कि साइटोप्लाज्म के अंदर वाटर मौजूद नहीं होता। आपको वैसे भी पता है कि साइटोप्लाज्म जो है वो एक ऐसी बॉडी है जिसके अंदर फ्लूइड मौजूद होता है। ठीक है, 90% वाटर होता है, तो वो जब पानी निकल जाता है उसके बीच में फिर तो साइटोप्लाज्म की वॉल श्रिंक कर जाती हैं। तो इस श्रिंक को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास साइटोप्लाज्म है बेसिकली उसकी जो है वो श्रिंक कर जाना, उसका सुकड़ जाना, तो ये प्लाज्मोलाइसिस का वर्ड आ जाता है प्लांट सेल के केस में। टर्गर का वर्ड आपने देखा, प्लाज्मोलाइसिस का देखा। आइसोटोनिक हाइपोटोनिक जब आएगा तो टर्गर प्रेशर का वर्ड आप इस्तेमाल करेंगे, जब हाइपरटोनिक आएगा तो आप प्लाज्मोलाइसिस का वर्ड इस्तेमाल करेंगे प्लांट सेल के केस में, क्योंकि इसमें सेल वॉल मौजूद होती है, साइटोप्लाज्म का फंक्शन भी होता है। एनिमल सेल में ऐसा नहीं होता क्योंकि उसमें सेल वॉल मौजूद नहीं होती। अब हम डायग्राम देख लेते हैं इसकी और फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास सोल्यूशन किस टाइप के हैं, फ्लैसिड कौन सी चीज़ हो रही है, टर्गर कहाँ पे शो हो रहा है, प्लाज्मोलाइसिस हमें कहाँ पे शो हो रही है। अब ये डायग्राम आप देखें तो इसमें प्लांट सेल आपको नज़र आ रहा है जिसमें एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन है जिसमें वैक्यूल के अंदर वाटर इंटर होता है तो सेल टर्जिड हो जाता है। ठीक है, सेल जो है देख लें इसकी शेप में कोई रैप्चरिंग आपको शो नहीं हो रही। बाहर जो है एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको नज़र आ रही है, उसके बाहर सेल वॉल नज़र आ रही है और सेल जो है वो रैप्चर नहीं हुआ, इसका साइज बस नॉर्मल से इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, थोड़ा सा बाहर की तरफ जो सेल वॉल है वो मूव कर गई है एक प्रेशर की वजह से, जो पानी यानी कि इंटरनल वाटर जो प्रेशर डाल रहा है तो सेल वॉल जो है वो आउटसाइड मूव कर गई है थोड़ी सी, तो ये कंडीशन कहलाती है हमारे पास टर्गर प्रेशर या टर्गर। ठीक है, इसके बाद देख लें आप आइसोटोनिक में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, जैसे प्लांट सेल की शेप होती है वैसी की वैसी शेप, और फ्लैसिड मीन चिपटा हुआ जैसी की शेप है नॉर्मल वैसे का वैसे ही हमारे पास सेल मौजूद है। ठीक है, फ्लैसिड मीन के चिपटा हुआ सेल जो है। और नीचे देख लें उसके बाद हाइपरटोनिक सोल्यूशन में देख लें तो ये प्लाज्मोलाइफ यानी कि ये सेंटर में जो येलो कलर की रैप्चरिंग आपको नज़र आ रही है बेसिकली ये साइटोप्लाज्म है जो रैप्चर हो चुका है और सेल को कोई भी फ़र्क, सेल वॉल को फ़र्क नहीं पड़ा, साइटोप्लाज्म जो है वो रैप्चर हो चुकी है तो नीचे वर्ड लिखा आ रहा है प्लाज्मोलाइफ। तो ये कंडीशन थी हमारे पास 3 वाटर बैलेंस कंडीशन, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक इन बोथ केसेस प्लांट सेल एज वेल एज एनिमल सेल। इसके बाद आ जाता है ऑस्मोसिस एंड गार्ड सेल्स की बात करें तो स्टोमेटा के बारे में आपको पता होगा। स्टोमेटा क्या होती हैं, लीव के अंदर, पत्तों के अंदर छोटी छोटी ओपनिंग्स जहाँ से गैसेस का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का और इसके अलावा वाटर वेपर्स जो इंटर होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, और जो ग्लूकोज बनती है वो जब एनर्जी बनाने के प्रोसेस में या रिस्पायरेशन में इन्वॉल्व होती है तो वो निकलती है पत्तों से बाहर। लीव एपिडर्मिस में इनकी आउटर कवरिंग होती है लीव की, एक अपर एपिडर्मिस और एक लोअर एपिडर्मिस। अब स्टोमेटा के बाद क्या होते हैं, गार्ड सेल्स। अब इसकी ओपनिंग कैसे होती है, क्लोजिंग कैसे होती है, एक्सचेंज ये कब करवाता है, ये ओपन होगा तो एक्सचेंज होगा,
गैसेस का। तो दिन के टाइम पे जब फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है। तो ग्लूकोज की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, वाटर की कंसनट्रेशन कम होती है। इस केस में क्या होता है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन की सोल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है सेल के अंदर और वाटर की कंसनट्रेशन कम है। तो बाहर से वाटर जो है वो सेल के अंदर इंटर होना स्टार्ट हो जाता है और जब वो इंटर होता है तो गार्ड सेल्स ओपन हो जाते हैं, स्वेल करते हैं, तो एक पोर बन जाता है जिससे क्या होता है कि स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं और गैसेस का एक्सचेंज इजीली हो सकता है। लेकिन रात के टाइम पे जब सारी की सारी ग्लूकोज यूटिलाइज हो जाती है तो फिर क्या होता है कि सोल्यूट की कंसनट्रेशन अब कम हो चुकी है और वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा है। तो जितना पानी सेल के अंदर एक्स्ट्रा है वो सारे का सारा लीव करना स्टार्ट कर देता है गार्ड सेल्स को। तो गार्ड सेल्स क्या हो जाते हैं, फ्लैसिड हो जाते हैं, चिपटे हो जाते हैं, अपनी नॉर्मल कंडीशन में वापस आ जाते हैं। जब अपनी नॉर्मल कंडीशन में वापस आते हैं तो उस केस में क्या होता है कि स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। तो रात के टाइम पे गैसेस का एक्सचेंज नहीं होता, वाटर वेपर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, ग्लूकोज जो है वो बाहर की तरफ मूव नहीं कर रहा होता। तो ये होता है ऑस्मोसिस के लिहाज से हम अगर गार्ड सेल्स को देखें तो कि ग्लूकोज होगा, हाइपरटोनिक कंडीशन होगी तो स्टोमेटा ओपन होंगे क्योंकि सारे का सारा वाटर गार्ड सेल्स में चला जाएगा। और जब हाइपोटोनिक कंडीशन आएगी रात के टाइम पे, जब ग्लूकोज सारे का सारा यूटिलाइज हो जाता है, ग्लूकोज नहीं बचता सेल के पास, तो वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, ग्लूकोज की कंसनट्रेशन कम हो जाती है। तो वाटर जो है वो एडिशनल वाटर जो है वो निकलना शुरू हो जाता है, एक्स्ट्रा वाटर सेल से बाहर जब निकलता है तो गार्ड सेल्स जो हैं वो फ्लैसिड हो जाते हैं, चिपटे हो जाते हैं और इस केस में स्टोमेटा क्लोज हो जाता है रात के टाइम पे। क्योंकि आप ये फ्रीक्वेंट क्लासेस में देखते आए हैं कि रात को स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, दिन को ओपन हो जाते हैं। तो क्यों होते हैं, वो ऑस्मोसिस की वजह से होते हैं कि जब हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल मूव करना शुरू हो जाते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन की तरफ, हाइपोटोनिक सोल्यूशन से हाइपरटोनिक, एक डाइल्यूट सोल्यूशन से एक कंसनट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ। तो ये था आपके पास फिनोमेना मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन टू एंड आउट ऑफ द सेल और वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स के अंदर हमने ये टॉपिक देखा है ऑस्मोसिस एंड गार्ड सेल्स। इसके बाद आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज अबाउट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का और क्या क्या फंक्शन हो सकता है हमारे पास। तो इसका फंक्शन बेसिक जो आ जाता है, वी नो दैट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज़ कैपेबल ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस की सबसे पहला फंक्शन तो यही है कि ये चीज़ों को अलग करने में, सब्सटेंस को जो हैवी हैं कुछ बड़ी हैं कुछ छोटी हैं, उनको अलग करने में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का इस्तेमाल किया जाता है। आर्टिफिशियल सिंथेसाइज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स को भी यूज़ किया जाता है बैक्टीरिया और वायरस को अलग करने के लिए। वायरस जो है वो बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, वो इजीली जो है वो पास आउट हो जाते हैं लेकिन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, लेकिन बैक्टीरिया का डायमीटर थोड़ा सा बड़ा होता है इसलिए वो इजीली पास आउट नहीं कर सकते सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को। इसलिए इस केस में हम वायरस और बैक्टीरिया को सेपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज़ में फिल्ट्रेशन का जो फिनोमेना होता है, हैवी पार्टिकल्स अगर वाटर के अंदर मौजूद हैं तो वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। और इसके अलावा थर्ड, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से हम सॉल्ट को अलग करते हैं वाटर से। वैसे तो हम 3 टाइप के सोल्यूशंस देखते हैं, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक, जिसमें हम वाटर को बेसिकली सेपरेट करते हैं सोल्यूट से। हर जगह सोल्यूट की कंसनट्रेशन को माइंड में रख के वाटर को बैलेंस किया जाता है, लेकिन हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को यूज़ करते हुए वाटर को रख के सॉल्ट को भी उसमें से एक्सक्रीट आउट कर सकते हैं, सॉल्ट्स को भी बाहर निकालते हैं। तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाता है क्योंकि ऑस्मोसिस होता है वाटर को बैलेंस करना, लेस सोल्यूट कंसनट्रेशन से हायर सोल्यूट कंसनट्रेशन की तरफ जाना। तो यहाँ पे रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाता है कि हमने हायर टू लोअर जो है वो कंसनट्रेशन की तरफ मूव करना होता है सोल्यूट कंसनट्रेशन को माइंड में रखते हुए। तो ये आपके पास था जो है वाटर बैलेंस प्रॉब्लम, फिल्ट्रेशन, और इसके अलावा जो अगली हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस जो हैं, ये 4 टॉपिक रह गए हैं, वो हम कल के लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच।